बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। ये वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन ये कि मैं कोशिश करूंगा कि दरिया को कूदे में बंद कर सकूं। और ये बीमारी भी काफ़ी कॉमन है और इसके पेशेंट्स जो है ना बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और गौर से देखें, क्योंकि आपके अपने आप खुद इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं या आपके कोई करीबी रिलेटिव इस बीमारी का शिकार हो सकता है। तो अगर आपको इस बीमारी का सही तरह नॉलेज होगा तो जो है ना आप काफ़ी डेंजरस चीज़ों से बच सकते हैं। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूंगा। तो ये मैं पहले से ही बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत वसी टॉपिक है। लेकिन यह कि मैं कोशिश करूंगा कि जो आम आदमी की समझने के लिए जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं सारी बता दूँ, ठीक है। तो ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, इसको वैसे मैनिक डिप्रेशन भी पहले कहा जाता था, अब भी कुछ लोग इसको कहते हैं। ये बेसिकली एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें यानी कि एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। यानी कभी बंदा बहुत इमोशनली हाई फील करता है, जो जिसको हम मेनिया कहते हैं, और उससे जो लेस फियर फॉर्म होती है उसको हाइपोमेनिया कहते हैं। और कभी बंदा बिल्कुल लो फील करता है जिस मतलब डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और जब बंदे को डिप्रेशन होता है तो ये ना कि बंदा बहुत वो सैडनेस की फीलिंग होती है और जो ना बिल्कुल उसको नाउमीदी की फीलिंग होती है। और जो है ना जो डेली उसकी एक्टिविटीज़ में जो डेली बंदे को चीज़ें खुशी देती हैं वो उस पर उसका जो है ना दिलचस्पी कम हो जाती है, ठीक है। और जब बंदे का जो इसमें मेनिया का फेज आ जाता है इस बीमारी में, या फिर हाइपोमेनिया जो मेनिया की लेस फियर फॉर्म है, तो इसमें यह कि बंदा जो पेशेंट होता है वो बहुत यूफोरिक फील करता है, मतलब उसको सब कुछ अच्छा लगता है और वो बहुत उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और कुछ केसेस में तो बहुत अनयूजली इरिटेबल भी हो सकता है। और ये जो मूड स्विंग्स हैं वो ज़ाहिर है उसकी जो है ना नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसकी एनर्जी जो है ना डेली एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके फिर जजमेंट उसका जो प्रोसेस है जो या बिहेवियर है वो जो है ना उसके पे बहुत नेगेटिव असर डाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी जो मूड स्विंग की एपिसोड आती हैं वो जो है ना कभी कभी जो है ना साल में थोड़ी मतलब बहुत कम होती हैं, कभी कभी कुछ लोगों में ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। और मूड स्विंग्स इन मूड स्विंग के दौरान फिर कुछ लोगों में कोई इमोशनल सिम्टम भी हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को इतनी वो नहीं होती। तो ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर का ये बात नोट करें, ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन चलती है। और जो है ना इसकी जो मूड स्विंग्स की जो और जो दूसरी सिम्टम है जो मैं आगे चल के बताऊंगा, उसमें अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करें तो जो है ना वो आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और आमतौर पे इसकी जो ना मेडिकेशन से और फिर साइकोलॉजिकल काउंसल जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं उससे इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अब मैं इसकी सिम्टम्स मैं मतलब अलामात बताता हूँ। इसकी जो बाइपोलर डिसऑर्डर की कई टाइप्स आती हैं आगे, मतलब जो उसकी जो एक हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और जिसमें मतलब जो है ना फिर मेनिया आ जाता है, फिर हाइपोमेनिया और डिप्रेशन, ठीक है, जो मेन ये चीज़ें हैं। और ये इनकी जो सिम्टम है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होती हैं मूड और बिहेवियर में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसकी टाइप में पहले तो ये मैं आपको बताऊँ, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर होता है जो ना, इसमें यह कि इसमें ये होता है कि आपका एटलीस्ट एक मैनिक एपिसोड होता है, जिससे पहले या बाद में जो ना हाइपोमेनिया की या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड हो सकती हैं। और कुछ केसेस में जो ना जो मेनिया है ना, जो जब बंदे को मेनिया होता है तो वो एक तरह का साइकोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो मतलब एक तरह का पागलपन भी हो सकता है, तो काफ़ी वो डेंजरस पेशेंट्स हो सकते हैं। अब दूसरी इसकी टाइप है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। इसमें यह होता है कि एटलीस्ट एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है, ठीक है। और या फिर जो ना एक उसके जो इसके साथ हाइपोमेनिया का एपिसोड होता है, ठीक है। लेकिन इसमें मेनिया का जो एपिसोड नहीं होता, मतलब ये उसमें बाइपोलर 1 और बाइपोलर में 2 में डिफरेंस है कि बाइपोलर 2 में वो जो प्रॉपर मेनिया का एपिसोड नहीं होता, ठीक है। फिर तीसरी टाइप है जिसको साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि कम से कम 2 साल या बच्चों में या टीनेजर में 1 साल जो ना उसमें जो ना कि हाइपोमेनिया की और जो ना डिप्रेसिव सिम्टम जो ना वो मतलब उसके जो ना वो स्विंग्स होती रहती हैं, ठीक है। मतलब यानी मेजर डिप्रेशन से ये थोड़ा कम होता है, लेकिन ये ना कि इसमें मतलब जो है मूड स्विंग्स कभी हाइपोमेनिया के और कभी वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के हो जाते हैं। ये इसको साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं जिसमें मतलब
अगर ड्रग्स वगैरह से और अल्कोहल से और ये कुछ मेडिकल कंडीशन से ये ट्रिगर हो सकती हैं सिम्टम। जैसे एक बीमारी होती है कुशिंग डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्ट्रोक से मतलब ये चीज़ें ये ट्रिगर हो सकती हैं। ठीक है, ये जो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर बेसिकली बाइपोलर 1 का एक माइल्डर फॉर्म नहीं है, लेकिन एक तरह का वो सेपरेट डिसऑर्डर है। जबकि जो मैनिक एपिसोड है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की, वो काफ़ी सीवियर हो सकती हैं और डेंजरस हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और लेकिन जो बाइपोलर 2 में जो डिप्रेशन के एक ज़्यादा लंबे पीरियड होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसमें यह कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन आमतौर पे ये यंग एज में, मतलब टीन एज ईयर में या फिर अर्ली 20s में होता था। एवरेज एज ये समझ लें कि 24-25 साल के दरमियान वो ज़्यादा ये बीमारी का चांस होता है। और फिर यह कि इसकी सिम्टम हर बंदे की वेरिएट करती रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारा सारी सिम्टम एक ही टिपिकल वो सारे पेशेंट में हों। ठीक है, अब इसमें मतलब थोड़ा मैं मैनिया और हाइपोमेनिया का बताता हूँ। तो मेनिया जो बेसिकली हाइपोमेनिया है ना, वो एक तरह की डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ दो एपिसोड हैं, लेकिन उनकी सिम्टम एक ही तरह की होती हैं। मेनिया जो होता है वो मतलब ये हाइपोमेनिया से ज़्यादा सीवियर होता है, और ज़ाहिर है उसकी अगर ज़्यादा सीवियर सिम्टम होंगी तो आपके प्रॉब्लम्स होंगी आपके काम में। आपके अगर बच्चा स्कूल जाता है उसमें स्कूल में वो उसकी एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस हो सकती है, सोशल एक्टिविटी में, या रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज हो सकती है। और मेनिया में एक ये सबसे जो बड़ा ख़तरा होता है ना कि वो बंदा साइकोसिस में, मतलब एक तरह का सीवियर पागलपन में वो जा सकता है और इसको हॉस्पिटल दाखिल कराना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो मेनिया और हाइपोमेनिया में जो एपिसोड होती हैं, उसमें जो मैं आपको अभी आगे चल के मतलब बताने लगा हूँ, उसमें कम से कम जो सिम्टम जो मैं बता रहा हूँ उसमें से ये 3 सिम्टम्स लाजमी होती हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल अब नॉर्मल एक तरह का मूड आपका अप बीट किस्म का, और बड़ा जंपी किस्म का, और बड़ा वो एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड बंदा होता है। फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उस बंदे का वो कर रहा होता है, दिल कर रहा होता है। ठीक है, और एकदम से उसकी एनर्जी और एजिटेशन मतलब उसमें वो इजाफा हो जाता है। ठीक है, और बड़ा अपने आप को वो फील करता है कि जो मैं बहुत सारी चीज़ मेरी अच्छी है, मेरा बिल्कुल से ज़बरदस्त है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जिसको मतलब यूफोरिया कहते हैं। फिर इसको नींद की भी कम ही वो पेश आती है। ठीक है, ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा बातें भी बहुत करता है। और फिर ये कि रेसिंग थॉट्स, मतलब वो एक से दूसरी वो मतलब एक सोच होती है, फिर दूसरी सोच होती है, उसका एकदम वो उसकी सिम्टम होती हैं। फिर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी उसमें काफ़ी होती है, मतलब एक चीज़ से एकदम से दूसरी चीज़ में मतलब उसकी सोच आ जाती है। और ज़ाहिर है फिर उसकी डिसीजन मेकिंग पावर वो पुअर हो सकती है, क्योंकि वो ज़्यादा सेक्शुअल एडवेंचर करना शुरू कर सकता है। ठीक है, और बहुत फुलिश किस्म की इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल हालत भी ख़राब हो सकती है। अब मैं फिर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड की मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसमें यह है कि जो डेली एक्टिविटीज़ आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, स्पेशली आप अगर कोई टीनेजर स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में जाता है, या सोशल एक्टिविटी और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें मेजर डिप्रेसिव पहले मैंने बताई हैं वो 3 जो मैंने सिम्टम बताई हैं, मेनिया और हाइपोमेनिया की बताई हैं, मतलब कम से कम 3 होती हैं उसमें। वो जो मैंने सिम्टम बताई हैं उसमें 3 का होना लाजमी है और प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ये होता है कि जो मैं अभी जो सिम्टम बताने लगा उसमें से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, जिसको फिर हम मेजर डिप्रेसिव एपिसोड लेबल करते हैं। उसमें यह है कि बंदे का मूड बहुत डिप्रेस रह सकता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है। ठीक है, होपलेसनेस की फीलिंग होती है, वो काफ़ी वो रोता भी है पेशेंट। ठीक है, और वो डेली एक्टिविटीज में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उसको कोई खुशी महसूस नहीं होती है। ठीक है, और मतलब कि उसका वेट कम ही हो सकता है, मतलब इवन मतलब डाइटिंग, एक तो होता है ना कि आप डाइटिंग करें तो वेट कम हो जाता है, बगैर डाइटिंग के उसका वेट कम होता है। इवन फिर यह कि कुछ लोगों में अपोजिट होता है, वेट गेन भी हो सकता है। ठीक है, या मतलब भूख में कमी कमी भी हो सकती है और ज़्यादती भी हो सकती है। ठीक है, फिर यह कि आप उसमें नींद में उनकी डिस्टर्बेंस हो सकती है, मतलब ये इंसामनिया भी हो सकता है, मतलब उनकी नींद कम हो जाती है, और उनको मतलब ज़्यादा भी आ सकती है। फिर यह कि
उसके जो बंदे का बिहेवियर बहुत स्लो किस्म का हो जाता है, और या रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, और बिल्कुल लॉस ऑफ एनर्जी या फटीग फीलिंग होती है, ठीक है। और आप बंदे को अपना लगता है कि खुद लगता है कि उसकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। और मतलब जो ना ऐसे एक्सेसिव गिल्ट की फीलिंग हो सकती है। फिर उसकी थिंकिंग में और जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है, इनडिसाइसिवनेस हो सकती है, ठीक है। और वो फिर ये ना कि जो मेजर डिप्रेशन में जब बंदा होता है तो फिर ये सुसाइड की जो प्लान कर सकता है, और या जो ना वो खुद अटैम्प्ट भी कर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो ये मेजर डिप्रेसिव एपिसोड की बता दी। वैसे मैंने इसी चैनल पे डिप्रेशन के बारे में 2 वीडियोज़ हैं उर्दू में, ठीक है, और फिर इंग्लिश में भी हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह मालूमात हो जाए डिप्रेशन की भी, ठीक है। अब चूँकि इस बीमारी में डिप्रेशन और वो मेनिया वो साथ साथ ऐसे वो एपिसोड आते रहते हैं, तो इसलिए मैं मतलब जो ना इन चीज़ को मतलब आपको बता रहा हूँ कि डिप्रेशन के बारे में अलग वीडियोस भी मौजूद हैं, ठीक है, जो सिर्फ डिप्रेशन की जो बीमारी होती है, ठीक है। अब फिर ये कि कुछ और फीचर्स भी आ जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में, जिसमें मतलब जो ना एंजाइटी की फीलिंग हो सकती है, मतलब दोनों 1 और 2 में, ठीक है। और मेलांकोली मतलब एक्सेसिव सैडनेस हो सकती है, और साइकोसिस की सिम्टम हो सकती हैं, ठीक है। और जो है ना वो टाइमिंग, उसकी जो सिम्टम्स की टाइमिंग है वो मिक्स्ड हो सकती हैं, या रैपिड किस्म की वो साइकिल आते हैं। और फिर ये कि कोई खातून प्रेग्नेंट है तो उसकी जो ना प्रेगनेंसी में सिम्टम हो सकती हैं, ठीक है। फिर यह कि बच्चों में भी इसकी जो सिम्टम तकरीबन वैसे सिमिलर ही होती हैं, लेकिन ये बच्चों में थोड़ा पहचानने में, डायग्नोस करने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके वैसे जो मूड जो है अप्स एंड डाउन उनकी वो आते रहते हैं, तो कभी कभी उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि वो नॉर्मल अप्स एंड डाउन उनकी लाइफ में चल रहे हैं, या ये डिप्रेशन वाला ये मतलब इनको बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। तो इसमें यह कि उनके जो बच्चों में आमतौर पे ये होता है कि उनके मूड स्विंग्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा सीवियर होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, ठीक है। फिर यह कि अगर आपको इस तरह की सिम्टम हो जो मैंने अभी बताई हैं, डिस्कस किए हैं, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, या फिर आपकी क्लोज कोई रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर, इस तरह की जो सिम्टम्स हो रही हैं, तो वो जो है ना आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि जो है ना कि ये डिसऑर्डर एक तो तकरीबन लाइफ लॉन्ग चलता है, और फिर इसकी ये ऐसे नहीं है कि खुद ही पेशेंट ठीक हो जाएगा, या कोई मतलब जो है इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी तभी वो पेशेंट को आराम आएगा, ठीक है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिर यह कि इसमें यह कि अगर लेट से कि बंदे को कोई इमरजेंसी सिम्टम वाला एक बंदा कह रहा है कि मेरा खुदकुशी करने का इरादा बन रहा है, तो उसको तो फ़ौरन फिर इमरजेंसी जो आपके लोकल इमरजेंसी हॉस्पिटल के नंबर है फौरी तौर पर कॉल करके हॉस्पिटल एडमिट करवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट डेंजरस हो सकता है। अब मैं इसके रिस्क फैक्टर बता दूं। रिस्क फैक्टर में कि एक तो इसके जेनेटिक ये इसमें वो प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, यानी अगर आपके पेरेंट्स को है या आपके भाई बहन को ये बीमारी है तो आपको भी ज़्यादा चांस है, ठीक है। या फिर यह कि आपको कोई ऐसी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट आया है, ठीक है, मिसाल के तौर पे बहुत ही किसी आपके जो बहुत ही करीबी मतलब आप जिसके साथ बहुत प्यार करते हैं उसकी डेथ होगी, ठीक है, या कोई ज़िंदगी में बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट आया और मतलब आपकी जो है ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है बहुत ज़्यादा, तो ये एक तरह का मतलब जो रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो ये मतलब रिस्क फैक्टर में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यह कि अगर आपको कोई ड्रग्स की या अल्कोहल की वो अब्यूज़ की हिस्ट्री है तो फिर ये भी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। अब मैं जो है ना इसमें फिर ये कि कॉम्प्लिकेशन मैं थोड़ी बता दूं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में यह है कि इसमें जो ख़ास तौर पे फिर कुछ लोग समझते हैं कि हम ड्रग्स में और लेंगे या अल्कोहल से वो उनकी सिम्टम ठीक हो जाएंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि उनकी सिम्टम बढ़ सकती हैं। तो मतलब ड्रग एंड अल्कोहल यूज़ की प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर यह कि सुसाइड, जैसे मैंने बताया, सुसाइड अटैम्प्ट कर सकते हैं ये लोग, तो ये कॉम्प्लिकेशन है। और फिर यह कि ज़ाहिर है वो बंदा अगर हाइपोमेनिया के एपिसोड में जो ना वो ओवर एक्साइटेड होके ना वो जो ना बहुत ज़्यादा खर्चा कर देंगे, और फाइनेंशियल और लीगल प्रॉब्लम आ सकती हैं, डैमेज रिलेशनशिप हो सकते हैं, और ज़ाहिर है फिर आपके काम काज में, कॉलेज स्कूल की परफॉर्मेंस में असर पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी यंग लोगों में होती है। फिर इसके साथ साथ को ऑकरिंग कंडीशन भी हो सकती हैं इस बीमारी के साथ, जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ठीक है, और अल्कोहल और ड्रग प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो मतलब ये ना कभी कभी ये ना कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि साथ साथ और बीमारियां भी लगी होती हैं। मेरे वैसे इसी चैनल पे ना एंजाइटी के बारे में भी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब इसकी मैं थोड़ा प्रिवेंटिव में ये बताता हूँ। वैसे तो इसका कोई श्योर वे नहीं है इसके बाइपोलर डिसऑर्डर प्रिवेंट करने का, लेकिन ये कि अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो अगर अर्ली स्टेज पे आप जो है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से आप रब्ता कर लें, मतलब जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें, तो ये काफ़ी हद तक जो है ठीक हो सकती है। ठीक है, तो इसमें यह कि ज़ाहिर अगर आपको जो भी आप जो मैंने सिम्टम बताई हैं, जो आपकी जो मतलब साइंस एंड सिम्टम वार्निंग साइन है, उसमें आपको तवज्जो देनी होगी कि इस तरह की सिम्टम मुझे, इस तरह की प्रॉब्लम मतलब मुझे ट्रिगर वो मतलब हो रही हैं, तो फिर आप फ़ौरन रब्ता करें। फिर ये कि आप बिल्कुल कोई ड्रग्स और अल्कोहल अपने बिल्कुल जो है ना अपने तौर पर कोई ड्रग्स नहीं लेनी, अल्कोहल भी नहीं वो उस पर जाना, क्योंकि वो उनकी सिम्टम जो है ना वो ज़्यादा मतलब एग्रेवेट हो सकती हैं। और ये कि जो है ना उसमें आपके जो मेडिकेशन डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किए हैं, जो मैंने आगे चल के कुछ मेडिकेशन के बारे में बताऊंगा, वो आप जो ना लाजमी टाइम पे आपने लेनी है। ठीक है, तो ये तो मैं प्रिवेंटिव में ये बता दिया। अब ये मैं इसका डायग्नोसिस बता दूँ। डायग्नोसिस में ये कि जब पेशेंट हमारे पास होते हैं तो ज़ाहिर है उसकी हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, फिजिकल एग्जाम करा सकते हैं। फिर जैसे मैंने बताया कुछ और बीमारियों के साथ इसका लिंक अप हो सकता है, उसके हिसाब से हम लैब टेस्ट करवा सकते हैं। फिर यह कि आमतौर पर इस तरह के पेशेंट हम साइकेट्रिक असेसमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट के पास भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई साइकेट्रिक जो एवेल्युएशन का क्वेश्चनर फॉर्म होता है तो उसको वो पेशेंट को फिल करना पड़ता है। ठीक है, फिर पेशेंट को हम कहते हैं कि अगर आपको जो स्लीप पैटर्न की या फिर आपकी जो मूड वेरिएशन की जो सिम्टम हो रही हैं, उसमें आप वो एक तरह का अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। ठीक है, ताकि वो आपके डायग्नोसिस में हेल्प हो जाए। ठीक है, वह ये जो साइकेट्रिक का जो क्राइटेरिया है, जिसको DSM-5 क्राइटेरिया कहते हैं, उसके मुताबिक फिर हम वो सारी सिम्टम और फिजिकल एग्जामिनेशन वो सारा कुछ देख के उसके मुताबिक फिर हम इस पेशेंट को और डायग्नोस करते हैं कि ये पेशेंट जो ना बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। ठीक है, फिर इसी तरह बच्चों में जो मैंने बताया, बच्चों की सिम्टम जो है, बच्चों की थोड़ा डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर और तरह की बीमारियां जैसे ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर उस तरह की उसमें ओवरलैप कर जाती हैं कि प्रॉब्लम, तो जो ना वो फिर चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास भी हम भिजवा सकते हैं। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट बताता हूँ। ठीक है, इसमें यह कि ट्रीटमेंट में जो ना कि एक तो ज़्यादा GP का भी रोल है, फिर साइकेट्रिस्ट का रोल है, फिर ये ना कि आपकी साइकोलॉजिस्ट में इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, सोशल वर्कर इन्वॉल्व हो सकता है, साइकेट्रिक नर्स इन्वॉल्व हो सकती है, तो मतलब डॉक्टर्स की टीम आपकी इसमें बीमारी में एक तरह की इन्वॉल्व होती है। क्योंकि ये जो ना ये इसकी ट्रीटमेंट को इतनी आसान नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। मतलब ये नहीं कभी एक मिसाल के तौर पे एक लट से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, हो सकता है वो काम ना करे, फिर जो ना कुछ ऐसे बाद फिर मेडिसिन चेंज करनी पड़े, या फिर यह कि कुछ मेडिसिन बड़ा टाइम लेती हैं वो वर्क करने पे। ठीक है, तो एक तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड है इसमें ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो फिर हमें जब लगता है ना कि एक मेडिसिन ये जो है ना एक या दो मेडिसिन या 3 मेडिसिन ये प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो फिर हम उसी मेडिसिन पे पेशेंट को चलाते हैं। तो उसमें फिर ये कि मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं कि आपको मेडिकेशंस के साथ फिर कंटिन्यूस ट्रीटमेंट देते हैं, डे ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, फिर यह कि जो अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की हिस्ट्री है तो वो भी साथ हम देनी पड़ती है। फिर यह कि कुछ सीरीज केस में हम जो ना अगर साइकोटिक मैंने बताया कि बिहेवियर हो जाए, बहुत डेंजरस पेशेंट हो जाए, तो उसको हम हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। अब मेडिकेशन की मैं बता दूं, मेडिकेशन जो है ना उसमें मैंने उसकी कई मतलब वो वैरायटी है मेडिकेशन की। ठीक है, तो उसमें ये पहला जो ग्रुप है मेडिसिन का वो मूड स्टेबलाइजर उनको कहते हैं। ठीक है, जो मतलब जो है ना आपकी मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स को कंट्रोल करते हैं। तो उस मूड स्टेबलाइजर में वो लिथियम काफ़ी वो कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग है, लिथोबिट के नाम से वो मतलब आती है। वेल्प्राइक एसिड जो डिपाकीन की नाम से आती है, वो जो है ना वो भी काफ़ी कॉमन प्रिस्क्रिप्शन में वो शामिल होती है। फिर डाइवल प्रोएक्स सोडियम जो डिपाकोड के नाम से जो ट्रेड नेम में आती है, वो भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मूड स्टेबलाइजर सारी। फिर इसके अलावा जो एंटी एपिलेप्टिक भी ड्रग हैं, कार्बामेजेपिन जो टेग्रेटोल के नाम से आती है। ठीक है, या फिर लेमोट्रिजीन एक वो आती है, वो भी इस तरह के ये मूड स्टेबलाइजर में शामिल है, तो ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर ये कि अगर जो है ना पेशेंट को सिम्टम्स ज़्यादा हों, ठीक है, तो वो जो है ना हम एंटीसाइकोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर मूड स्टेबलाइजर के साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब वो अकेली भी एंटी साइकोटिक ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, या फिर जो ना मूड स्टेबलाइजर के साथ देते हैं। तो उसमें फिर ड्रग डिफरेंट आती हैं, जैसे ओलेंजापिन आती है ज़ेप्रेक्सा के नाम से, रेस्पेरिडोन जो रेस्पेरिडॉल के नाम से आती है, क्विटियापिन जो है ना सेरोक्विल के नाम से आती है। ठीक है,
फिर और बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। तो मतलब ये अकेली भी हम साइकोटिक दे सकते हैं या फिर मूड स्टेबलाइजर के साथ दे सकते हैं। फिर इसके अलावा ज़्यादा अगर वो डिप्रेशन की एपिसोड आ रही हैं तो फिर एंटी डिप्रेसेंट भी प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये एंटी डिप्रेसेंट जो है ना वो मैनिया की एपिसोड ट्रिगर कर सकती हैं, तो ये ना कि आमतौर पे इसको ना एंटी डिप्रेसेंट मूड स्टेबलाइजर जो एंटी साइकोटिक के साथ कंबाइन करके हम देते हैं, जो मैंने पहले आपको बताई हैं। फिर ये कि कम्बिनेशन मेडिसिन आती हैं जो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक जो है ना जो जिसमें मिक्स होता है। जैसे एक ड्रग आती है सिम्बियक के नाम से, जिसमें यानी कि एंटी डिप्रेसेंट एक होती है फ्लोक्सिटिन और एंटी साइकोटिक जो है ना मेडिसिन ओलंदापिन वो मिक्स होती है, ठीक है। मतलब वो डिप्रेशन ट्रीटमेंट के लिए भी मतलब वो यूज़ होती है और मूड स्टेबलाइजर के तौर पे भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर कुछ एंजाइटी की सिम्टम यहाँ मिक्स हैं तो फिर हम बेंजोडाइज़ेपिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो आपकी एंजाइटी और स्लीप को इम्प्रूव कर सकती हैं। लेकिन ये जो बेंजोडाइज़ेपिन है आमतौर पे बहुत हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे देते हैं क्योंकि इनके फिर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें फिर जो मैंने जैसे बताया ना कि इसकी जो प्रॉपर मेडिसिन जो है ना एक उसका प्रॉपर हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। एक अगर मेडिसिन नहीं काम करती तो फिर डॉक्टर दूसरी चेंज कर सकता है, तो उसमें ज़्यादा सब्र करना पड़ता है पेशेंट का, ठीक है। क्योंकि कुछ मेडिसिन जो ना कई महीने या मतलब कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं उसको उसका असर दिखाने में, ठीक है। ठीक है। और फिर ये कि कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो पेशेंट को फिर बताना चाहिए मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट अगर कर रही है तो फिर डॉक्टर उसके हिसाब से चेंज कर सकता है। फिर ये कि अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है और वो इस बीमारी का शिकार है तो फिर यानी कि कुछ मेडिसिन जैसे वल्प्रोइक एसिड है और डाइवल्प्रोइक सोडियम है तो वो जो ना वो हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, ठीक है। फिर यह कि कुछ अगर कोई ख्वातीन बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन यूज़ करती हैं तो वो जो ना अगर वो बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिकेशन साथ ले रही हैं तो उनका इफेक्ट जो ना वो इतना ज़्यादा असर वो नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई वैसे खातून प्रेगनेंसी की प्लान कर रही है तो वो सारी उसको डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर से कि क्या मेरे पास क्या ऑप्शन है। फिर यह कि साइकोथेरेपी जो है ना वो जो है ना इसका बड़ा रोल है इसमें, बाइपोलर डिप्रेशन की ट्रीटमेंट है जो इंडिविजुअल को भी हो सकते हैं, फिर फैमिली को हम इकट्ठे भी बुला सकते हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो मेरा पहले ही जो मेरा जॉब था वो साइकेट्री में था, तो मैं जो है ना वहाँ पे हम लोग काफ़ी वो फैमिलीज़ को इस तरह के पेशेंट को फैमिलीज़ को बुला लेते थे ताकि सारी पेशेंट के बारे में पूरी तरह मालूमात हो जाए। तो उसमें साइकोथेरेपी में फिर इंटरपर्सनल एंड सोशल जो है ना रिदम थेरेपी आ जाती है। मतलब जो है ना वो आपके एक तरह की जो आपकी जो डेली रिदम है जैसे स्लीपिंग है, वॉकिंग और मील टाइम के वो एक तरह की वो स्टेबलाइज करते हैं, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो आपकी मतलब मूड मैनेजमेंट के लिए ये यूज़ होती है। और फिर इसके अलावा फिर सीबीटी में काफ़ी वीडियो में पहले बता चुका, जो काफ़ी साइकेट्रिक जो है ना डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें यह कि जो आपके जो अगर आपकी जो वो आपके अंदर जो अनहेल्दी और नेगेटिव बिलीफ और बिहेवियर चाह रहे होते हैं तो उसको हम हेल्दी और पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट करते हैं सीबीटी के जरिए, ठीक है। एक तरह की मतलब ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। फिर इसके अलावा साइको एजुकेशन होती है, मतलब अगर आपको पूरी तरह मालूमात है, जैसे मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ अगर आपकी बीमारी के मतलब आपकी पूरी मालूमात हो तो आप अपनी बीमारी को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको बेहतर मैनेजमेंट की आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ये विद बीबी चैनल का मकसद ही है पेशेंट को एजुकेट करना और पेशेंट को बताना कि सही आपके लिए क्या चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ना वीडियोज़ आप इमेजेस भी प्रॉपर सही तरह देखा करें और साथ साथ मेरी बातें भी गौर से सुने ताकि आपको बीमारी की समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपकी बीमारी की समझ आए तो बहुत सारी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। फिर जैसा मैंने बताया कि हम इसमें फैमिली फोकस थेरेपी मतलब फैमिलीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी सही ट्रीटमेंट हो, ठीक है। क्योंकि आपकी जो आपके फैमिली के बंदे हैं उनको आपके जो सिम्टम का वो ज़्यादा मतलब पता होता है, वो कोई वार्निंग सिम्टम अगर हो रही है तो वो ज़्यादा ईजिली रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर कुछ पेशेंट जो नहीं ठीक हो रहे मेडिसिन तो फिर ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है ना वो लगाई जाती है। बेसिकली आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है जो आपका एक तरह सीरियस को वो ट्रिगर करता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो वो आपकी जो ईसीटी बेसिकली आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज कर सकती है जिसकी मतलब कई मेंटल इलनेसेस की सिम्टम रिवर्स हो सकती हैं। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ हो सकती है अगर मतलब आप मेडिकेशन से ठीक ना हो रहे हो, ठीक है। या किसी वजह से आप अगर एंटी डिप्रेशन या कुछ मतलब और हेल्थ रीज़न है जैसे फिर प्रेगनेंसी में आप मेडिकेशन नहीं दे सकते तो फिर ये ईसीटी का ऑप्शन भी आप मतलब हम दे सकते हैं।
फिर इसके अलावा ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन TMS आती है, जो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ठीक है, जो है ना कि आपके एक तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए। फिर इसी तरह बच्चों में जो और टीनेजर में जो है इसी तकरीबन वो सारी मेडिसिन वो सेम ही होती हैं अडल्ट्स में, लेकिन इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं है, तो वो जो है ना हर मतलब इंडिविजुअल बेसिस के हिसाब से बच्चों और टीनेजर्स की ट्रीटमेंट हम करते हैं। फिर कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ में इसमें बता देता हूँ। फिर ये मतलब ये कि आपको कोई ड्रिंकिंग की इसमें है कोई हैबिट है, या फिर जो ना आप जो है इस तरह की वो जो ना कोई रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ करते हैं, तो आप उनसे बिल्कुल बचें, ठीक है, क्योंकि वो आपकी जो ना वो ट्रीटमेंट में बहुत वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। और जो ना फिर जो है कि अगर आप पॉजिटिव आपका रिलेशनशिप अगर है दो लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, तो उनकी जो ना वो आपको जो ना फैमिली सपोर्ट अगर बहुत अच्छी हो तो आपको जो ना वो इस बीमारी में काफ़ी मदद मिल सकती है। फिर ज़ाहिर है फिर आपकी जो एक मैंने बताया कि आपकी स्लीपिंग, ईटिंग और फिजिकल एक्टिविटी में एक हेल्दी रूटीन अगर हो तो वो आपके लिए वो चीज़, ख़ासतौर पे अगर आप लिथियम वगैरह ले रहे हैं तो फिर यह कि आप प्रॉपर अपने फ्लूइड और साल्ट इंटेक का भी ख्याल रखें, वो अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यह कि मेडिकेशन को बिल्कुल आप खुद से अपनी उसकी डोज कम ना करें, या अपने खुद से अपनी बिल्कुल चेंज ना करें, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस हो सकती है। डॉक्टर के हिदायत के बगैर आप खुद से कभी भी मेडिसिन जो है ना अपने आप से चेंज ना करें, क्योंकि इसमें अगर आप मेडिसिन चेंज करेंगे जी कम लेंगे तो फिर आपकी सारी वो एक तरह की सिम्टम दोबारा से हो सकती हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मेडिसिन कुछ लोग कहते हैं जी अल्टरनेटिव मेडिसिन, मैं तो कभी वो रिकमेंड नहीं करी, इसमें कोई ख़ास रोल नहीं है अल्टरनेटिव मेडिसिन का, क्योंकि वो जो है यूट्यूब पे तो वैसे ही वो बड़े नीम हकीम टाइप के लोग बैठे हुए हैं और वो जो है ना वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वो कुछ थे और इस तरह की चीज़ें हर बीमारी में वो खिला रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचें और इस तरह की वीडियोस मत देखा करें। क्वालिफाइड किसी डॉक्टर अगर अच्छी मालूमात देता है तो आप उसी की वीडियो देखा करें, ठीक है, क्योंकि वो जो इस तरह के कुछ थे वो जो है ना उनके कुछ के रिसर्च नहीं होती तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो इसका बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में पोस्ट कीजिए, तो ताकि मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कमेंट्स का तो आमतौर पे ट्राई ये करता हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिले फौरी तौर पे मैं रिप्लाई करूँ। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।